जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपको फिर से आज की इस नए वीडियो में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3, जो कि यहाँ से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकदम बहुत ही शानदार तरीक़ा से इसको भी समझेंगे, एकदम हर एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, पूरे एकदम जीरो से शुरू करेंगे और एडवांस तक ले जाएंगे। आपको एकदम यानी समझिए तो तीसरा चैप्टर एकदम अच्छा तरह से आ जाएगा, थोड़ा सा भी कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आइए समझते हैं। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? तो पहले टॉपिक समझते हैं, दो चर वाले। क्या नाम है? दो चर वाला, दो चर वाला रैखिक समीकरण इग्न, दो चर वाला रैखिक समीकरण इग्न। अब इसको अच्छा समझते हैं कि प्रत्येक चीज को लिखा हुआ क्या है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं बच्चों। आइए, दो का मतलब तो सभी को पता है कि दो ही होता है। चर का मतलब जो वेरिएबल होता है, तो चर का मतलब चर ही ध्यान रखिए। वाला रैखिक का मतलब जिसका घात क्या हो, एक हो, जिसका घात क्या हो, एक हो, जिसका घात एक हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक। और समीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? समझने की बात यह है कि समीकरण आखिर होता क्या है। समझिए, समीकरण का मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना। तुलना का मतलब क्या होता है? तुलना का मतलब होता है बराबर। यानी जैसे कि आप समझिए कि आप तराजू देखे हैं, तराजू में क्या होता है कि तराजू इस तरह से होते हैं, तराजू इस तरह से होते हैं, और यहाँ पर क्या कहते हैं, दो साइड होता है ये रखने वाला, और यहाँ पर बीच में क्या होता है, एक डंटी लगा हुआ होता है। डंटी के साइड में इस तरह से पकड़ा रह जाता है। इसको पकड़ करके क्या करते हैं कि मापते हैं, यानी तौलते हैं। तौलते से आप एक चीज़ देखे होंगे कि एक साइड होता है वजन, जिसे आप आम भाषा में किलो वगैरह कहते हैं, कि किलो होते हैं, और दूसरा साइड मान लेते हैं कि चीनी है। तो अगर आपको चीनी लेना है तब क्या करिए, इधर 1 kg का यानी रखिएगा, 1 kg का वजन रखिएगा, और इधर 1 kg तोलिएगा। जब यह बीच में आ जाता है, तो आपको आप समझ जाते हैं कि चीनी कितना हो गया, 1 किलो हो गया। चीनी कितना हो गया, 1 किलो हो गया। तो इस तरह से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना का मतलब क्या कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ पर बीच में आ गया, ये दोनों क्या हो गया, बराबर, यानी 1 kg के समान क्या हो गया, चीनी हो गया। और आपको वह दुकानदार चीनी दे देता है, उसके बाद में आपसे पैसा ले लेता है। समीकरण यही है, तुलना करना। और इग्न का मतलब होता है जोड़ा। इग्न का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण इग्न का मतलब क्या होता है कि दो चर रहेगा। जैसे हम जो पिछले कक्षा में पढ़े थे, पिछले चैप्टर में पढ़े थे, चाहे आप 9th में पढ़े होंगे, तो एक चर वाला पढ़े होंगे। एक चर वाला में क्या होगा, 2x + 4 बराबर में 0, यानी 5 बराबर में 0। यह हो गया एक चर। अब जो हम पढ़ने वाले 10th में, वह 2x + 3y बराबर में 5। तो देखिए तुलना किया जा रहा है कि नहीं, या प्लस का 5 बराबर में उधर 0 दे दिए, इस तरह से आएंगे। तो आइए आगे समझते हैं, अनेक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और वीडियो में एकदम मजा आ जाएगा। तो आइए बच्चों समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कौन सा चर है, x है और y। आपको चर अचर इसे पिछले वाले वीडियो में यानी चैप्टर 2 में बहुत अच्छा समझा चुके हैं। आपको यहाँ पर रिपीट करवा दिया जाएगा कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, एकदम बेहतर ढंग से समझा दिया जाएगा। तो समझते हैं आगे। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें दो चर होगा और तुलना किया जाएगा। देखिए यहाँ पर बराबर में क्या है, 0, यानी जिस बहुपद को हम पढ़ के आए हैं, जैसे समझिए यहाँ पर मान के चलते हैं, क्या बहुपद पर गया 2x² प्लस का 4x प्लस का 5, ये मान लेते हैं कि बहुपद है, तो ये बहुपद हो गया। ऐसे लिखने तो क्या हो जाएगा, बहुपद, यानी जिसे हम गुणनखंड बोलते हैं। बराबर अगर 0 कर दिए, देखिए 0 से तुलना की कि बराबर का मतलब क्या हो गया, तुलना करना। तो 0 से क्या कर दिए, इसको तुलना कर दिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया समीकरण। लेकिन कौन सा समीकरण, देखिए घात 2 है, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा द्विघात। क्या नाम पड़ेगा, द्विघात। और समीकरण द्विघात समीकरण पड़ेगा। लेकिन देखिए इसमें चर कितने हैं, एक ही है ना, यानी यहाँ भी x है, यहाँ भी क्या है, x है, एक ही चर हुए। इसे कहेंगे क्या, एक चर वाला द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे,
एक चर वाला द्विघात समीकरण। क्या हो गया? एक चर वाला द्विघात समीकरण ये बोलेंगे। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो हटाते हैं इन सबको और बारीकी से एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हटाते हैं। तो आइए समझते हैं, पहले चर को समझ लेते हैं। चर किसे बोलते हैं? तो जिसका मान बदल जाता है, जिसका मान क्या होता है? जिसका मान बदल जाता है, जिसका मान बदल जाता है उसे क्या करते हैं? चर कहते हैं। जैसे में ए बी सी डी ई डॉट डॉट जेड तक हो जाएगा। ये सबके सब क्या है? चर है। अचर किसके बोलते हैं? अचर का मतलब हो गया जिसका मान नहीं बदलता है। और का मतलब ना, अचर का मतलब बदल जाए यानी ना बदले, जिसका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे में संख्याएं हो जाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 डॉट डॉट यहाँ तक मेरे जन्म तक, ये सारे क्या हो गए? अचर हो गए। इतना समझ में आ गया। तो चर का मतलब क्या हो गया? जिसका मान बदल जाए। अचर का मतलब क्या हो गया? जिसका मान न बदले। और यहाँ पर हमें पढ़ना रैखिक। रैखिक का मतलब जिसका घात केवल कितना होगा? 1। आपको घात 1 2 3 ये सब बता चुके हैं कि जिस चर का घात 1 होगा उसे कहेंगे रैखिक बहुपद, जिस चर का घात 2 होगा उसे कहेंगे द्विघात बहुपद, जिसका यानी जिस चर का घात कितना होगा? 3 होगा उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। यहाँ पर तो हमें पढ़ना क्या है? समीकरण पढ़ना है। तो इसमें क्या बहुपद की जगह क्या लगा देंगे? समीकरण लगा देंगे। जैसे अब देखिए अनेक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे देखिए 2x प्लस का y बराबर में यहाँ पर छेद दिए, यह क्या हो गया? यह हो गया एक चर, सॉरी एक घात। एक घात को क्या बोलते हैं? रैखिक। यानी कह सकते हैं कि दो चर वाला रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण, समीकरण। दो चर वाला क्या हो जाएंगे? रैखिक समीकरण। बहुपद बोला जाए तो समझेगा कि समीकरण है, कोई मिस्टेक समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे 4x माइनस का 2y प्लस का 8 दे दिए, बराबर में क्या हो गया? 0। ये भी क्या है? प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? दो चर। देखिए कितने चर है? दो चर। अब बराबर से तुलना कर दिए ना, यानी 0 से तुलना कर दिए तो क्या हो गया? समीकरण हो गया। इसी तरह से अब जब देखिएगा कि दो चर है, घात भी देख लीजिए ना कितना है? अधिकतम घात दोनों में 1 है, बात तो भी हो जाएगा। यानी जहाँ पर चर की घात 1 होगा तो क्या हो जाएगा? रैखिक। और दो चर मिले तो दो चर वाला हो जाएगा, तो दो चर वाला क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण। तो इतना समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा। तो आइए समझते हैं इसका व्यापक रूप क्या होगा। व्यापक रूप का मतलब हो जाता है क्या? कि उस रूप का होना चाहिए। व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है? इसका हो जाएगा ax प्लस का by प्लस का c बराबर में 0। बस देखिए 0 से तुलना कर दिया है, जबकि द्विघात बहुपद का क्या होता था? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, बस इतना ही रहता था, उसमें 0 से तुलना नहीं किया जाता था। जब इसको 0 से तुलना कर देंगे द्विघात बहुपद की जगह क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन इसमें देख लीजिए चर कितने हैं? 1 है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, जबकि इसमें कितना है? 2 है, एक x है, दूसरा क्या है? y है। जब एक ही चर बार बार रिपीट हो तो वह एक ही चर वाला कहलाता है, जब अलग अलग होंगे तो वह दो चर वाले कहलाएंगे। बात है क्या समझ में? तो इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है, और अक्सर आपको इस तरह से जाने के लिए देंगे और आपको कुछ अब बताना होगा, यानी एक चूज करना होगा। तो इतना समझ में आ गया है। तो आप बनाना कैसे है? तो देखिए इसमें हमें पढ़ना है, कहते हैं कैसे समझिए, समीकरण निकालने की अनेक विधियां। जैसे अगर एक चर वाला दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इनके निकालने के अनेक तरीका है। जैसे हम पहला तरीका क्या पढ़ेंगे? विलोपन विधि। क्या पढ़ेंगे? विलोपन विधि। पहला पढ़ने वाले विलोपन विधि समझेंगे। दूसरा क्या समझेंगे? दूसरा समझेंगे विलोपन के बाद प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जो बुक में है। तीसरा क्या है? ग्राफीय विधि। तीसरा क्या पढ़ेंगे? ग्राफीय विधि। और चौथा क्या पढ़ेंगे? चौथा पढ़ने वाले हैं ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि। और एक आपको एक्स्ट्रा बता देंगे जिसका नाम क्या हो जाएगा? तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक
धनात्मक विधि। तो हम इतने तरीका से क्या करने वाले हैं, समीकरण को पढ़ने वाले हैं। सबको बारी बारी से एकदम अच्छा समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा हल्का सा, जिससे आपको क्लियर कर देते हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रज यानी तुलनात्मक विधि, तीनों को क्लियर कर देते हैं। और यह दोनों जब आएंगे चैप्टर में तो बता देंगे वहाँ पर किस तरह से बनाया जाता है। लेकिन ये दोनों, ये भी हल्का ही है। वज्र गुणन विधि क्या है, ब्रज गुणन विधि हल्का है, ठीक है। और ग्राफी विधि थोड़ा सा भारी है, और यह बार बार एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है कि जैसे दो समीकरण देंगे और कहेंगे इसका ग्राफ खींचिए, तो किस तरह से ग्राफ खींचा जाता है एकदम आसान तरीका से बता देंगे। दिमाग में ना घुस गया तो फिर कहिएगा कि समीकरण क्या होता है। समझ में आ गया बात, याद रखिएगा, एकदम दिमाग में फिट कर देंगे। आप बस वीडियो में बने रहिएगा और एक एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। समीकरण यानी ग्राफ खींचने में कभी तकलीफ नहीं होने देंगे आपको, याद रखिएगा। बच्चा सब क्या करता है कि ग्राफी विधि के नाम सुनकर ही इससे भागना शुरू कर देता है। एकदम दिमाग में फिट कर देंगे। प्रतिस्थापन विधि, ये भी एकदम दिमाग में फिट कर देंगे, बहुत ही आसान तरीके से बता देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। बस वीडियो में बने रहिए। हम लोग इतने तरीका से पढ़ने वाले हैं। यह विधि आपके बुक में नहीं है, तुलनात्मक विधि, यह बहुत ही अच्छा विधि है, ज़्यादा भारी नहीं है, तो ये भी आपको हम बता देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की ओर चलते हैं। बाकी बात जो क्वेश्चन के हिसाब से हम डील करते रहेंगे। उससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ को समझिए। फिर से क्या है यहाँ पर टॉपिक, क्या नाम से अगर समझ आ जाए, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब कि दो समीकरण हमेशा रहेंगे। जैसे यहाँ पर समझिए, जैसे x प्लस, जैसे 2x प्लस का क्या हो गया, y हो गया, बराबर में 5 दे दिया। दूसरा समीकरण क्या रहेंगे इसी में, यानी यहाँ मान लीजिए x प्लस का 3y बराबर में क्या रहेंगे 10 दे दी। तो इस तरह से दो समीकरण रहेंगे, तो यह युग्म नहीं हो गया। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर, ठीक। तो दो समीकरण का युग्म रहेगा जिसे हम एक जोड़ा बोलते हैं। और रैखिक, दोनों में देखिए घात एक एक है तो रैखिक हो गया, चर दो है तो दोनों में चर दो हो गया। और इस तरह से रहेंगे। और आपको इसको क्या करना है, सोल्यूशन करना है, हल करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि देखिए व्यापक रूप को समझिए। व्यापक रूप क्या होता है कि ax प्लस by प्लस में c बराबर में क्या होता है 0। ये भी देखिए इस रूप का है, ये भी क्या है इसी रूप का है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, हम कहेंगे बताइए। इसमें समीकरण एक, इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम क्या हो गया समीकरण 2। तो क्या बताइए, इसमें a का मान क्या हो गया, देखिए इसमें हो गया a का मान 2 हो गया। इसमें b का मान क्या हो गया, देखिए तो b का मान का मतलब क्या हो गया, b की जगह कोई संख्या होगी। यहाँ पर a b c क्या है, अचर है। a b c d के सारे अक्षर को चर बोलते हैं, लेकिन कुछ अक्षर को हम अचर मान लेते हैं। जैसे a b c हमेशा केस में रहेगा, अचर ही रहेंगे। इसके अलावा अगर कुछ संख्या आती है, जैसे कि अक्षर आते हैं, जैसे d हो गया, e हो गया, f हो गया, g हो गया, तो ऐसा क्या हो जाएंगे, चर हो जाएंगे। तो बताइए b का मान, b के बगल में कुछ ना रहता है तो 1 होता है। b का मान कितना हो गया 1, और c बराबर क्या हो जाएंगे 5। इतना समझ में आ गया। दूसरा में देखिए तो a बराबर कितना होंगे, तो पूछना है तो 1 हो गया, a का मान कितना हो गया 1, b का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, c का मान कितना होगा 10 हो गया। बराबर क्या, अगर उधर है दोनों के बराबर को उधर रख के c का मान लेना है। अगर एक इधर है एक उधर है तो दोनों को एक ही साइड करें। जैसे इधर रखिए तो इधर रख के दोनों को करिए, c का मान लिखिए, और उधर है यानी बराबर को साइड है तो दोनों को बराबर के वो साइड करके तब क्या करिएगा c का मान लिखिएगा। और चेन के साथ जब भी लिखा जाएगा चेन के साथ लिखा जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, हम अगर बोले कि a का मान कितना होगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, a का मान 2 बोले या a का मान 1 बोले। अब समझिए पहला समीकरण है, इसलिए इसका नाम दे देंगे a1 b1 और c1। इतना समझ में आया, क्या बोले, क्योंकि समीकरण पहला है इसका नाम क्या दे देंगे a1 b1 c1। और दूसरा समीकरण है तो दूसरा में क्या कर देंगे कि a2 b2 c2। अब हम बोलते हैं कि a1 का मान कितना है, झट से जवाब दे दोगे a है। बताइए b2 का मान कितना है, झट से जवाब आएगा 3 है। c2 का मान कितना है, झट से जवाब आएगा 10 है। c1 का मान कितना 5 है। a1 का मान कितना है, a2 का मान कितना 1 है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा a1 b1 c1 और दूसरा समीकरण के लिए a2 b2 c2 इस्तेमाल करने वाले अचर के रूप में। तो इतना समझ में आ गया बात। तो आइए फिर आगे समझते हैं क्या कि अगर कहेगा व्यापक रूप क्या है, तो ax प्लस by प्लस में c d अकेले ही रहेंगे। जब युग्म में पूछेगा तो a1x प्लस में b1y प्लस में c1 फिर बराबर में 0 हो जाएगा। दूसरा के लिए क्या हो जाएगा a2x प्लस में b2x b2y प्लस में c2 बराबर में क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। जब युग्म के लिए पूछेगा तब, लेकिन यहाँ तो युग्म है नहीं। तो इतना समझ में आ गया। तो बताइए यहाँ पर a2 का मान कितना होगा, a2 का मान 1 हो गया, 2 1 हो गया, ठीक है। c2 का मान 10 है, 2 है। तो इतना समझ में आ गया। फिर इस चीज़ को समझिए, जैसे हम कहें कि समीकरण कितना है 2 है, तो सब में क्या होंगे a होंगे b होंगे c होंगे। a b c लिख दीजिए, लिख दिए।
अब ए का मान कितना है यहाँ पर, तो 2 है। अब पिछली वीडियो में देखे हुए हैं, 2 हो गया। बी का मान कितना है, 1 हो गया। सी का मान कितना है, 5। फिर से ए का मान कितना हो जाएगा दूसरा समीकरण के लिए, 1। बी का मान कितना हो जाएगा, 3। सी का मान कितना हो जाएगा, 10। अब दोनों में ए का मान हम पूछे, बी का मान पूछे, सी का मान पूछे, यहाँ भी पूछ दे सी का मान क्या होगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा 10 बोले या 5 बोले। इसको ना कंफ्यूज होने के लिए पहला समीकरण के लिए सबका नाम 1 1 दे देंगे और दूसरा समीकरण के लिए सबका नाम क्या दे देंगे, 2 2। A1 B1 C1, A2 B2 C2। अब यहाँ पर कोई पूछेगा कि बताइए C2 का मान कितना होगा, झट से जवाब दो, C2 10 है। आगे समझ में ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको हल करते हैं, समझते हैं। करें नहीं, थोड़ा सा और समझिए। क्या एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, इसी से समझ में आता है प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा क्या होगा, तीसरा हो जाएगा समांतर रेखा, समांतर रेखा। और चौथा क्या हो जाएगा, संपाती रेखा। समझते हैं प्रतिच्छेदी रेखा किसको बोलेंगे। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक रेखा दूसरी रेखा क्या करेगा, काट दे। काटने का मतलब क्या, जब एक रेखा दूसरी रेखा के यानी किसी भी भाग से बिंदु से गुजरता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे मान लेते हैं एक रेखा यह हो गया और दूसरा रेखा यह हो गया, यानी जिसको हम एक्स बोलते हैं, क्रॉस एक यानी लाइन हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि यह जो रेखा ए है यह बी रेखा को कहीं ना कहीं कोई बिंदु पर काट रहा है, उस बिंदु का नाम दे दिए। यह जो बिंदु हो गया यह हो गया क्या, प्रतिच्छेदी बिंदु। जबकि यह रेखाएं कैसे हो जाएंगे, तब प्रतिच्छेदी रेखा, यानी जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। चलिए हो गया, जब एक रेखा दूसरी रेखा को, जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। और जिस बिंदु पर काटती है, याद रखिएगा, जिस बिंदु पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु। अब समझिए रेखा जो बनी होती है वो क्या चीज से बनी होती है, छोटे छोटे बिंदु से बनी होती है। आप तो पढ़े होंगे 8 क्लास 7 क्लास की बुक में दिया रहता है, बिंदु किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा जो होती है, जैसे एक रेखा है, ये सीधी सी रेखा है, ये रेखा बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु से बने होते हैं। तो बताइए अगर बिंदु से बने हैं, दूसरा रेखा कहीं से गुजारेंगे तो किसी न किसी एक बिंदु पर आ करके काट करके तभी तो आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से यह रेखाएं हैं, बहुत सारे बिंदु से बने, यह एक दूसरे को काट रहे हैं, तो किसी न किसी बिंदु पर काटेंगे, तो जिस बिंदु पर काटेंगे उसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु। और जब ये रेखा दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। इतने समझ में आ गए। समांतर रेखा क्या हो गया, तो समांतर रेखा का मतलब होता है कि दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह समान है, सभी जगह समान हो तो उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा। जैसे देखिए एक रेखा यह हो गया, एक रेखा यह हो गया और दूसरा रेखा क्या है, यह। इन दोनों के बीच की दूरी देखिए, जितना यहाँ पर होगा दूरी उतना ही क्या होगा, यहाँ पे होगा। इन्हें हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। जैसे आप कभी देखें जो ट्रेन की पटरियाँ होती है, रेल की पटरियाँ, वह पटरियाँ जो होती है एकदम समानांतर होती है क्या, जैसे जैसे जाती है समान दूरी पर रहती है दोनों। नहीं तो अगर ये वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे तो क्या होगा, ट्रेन पलटी कर जाएगा। इसीलिए वो रेखा या जो पटरियाँ होती है क्या होती है, समांतर होती है। आप कहोगे जहाँ पर यानी सिंगल वगैरह रहता है ढाला, वहाँ पर तो क्रॉस होता है, क्रॉस नहीं होता है बच्चों। वहाँ पर क्या होता है, देखिए अगर यह पटरियाँ जा रही है, यह पटरियाँ जा रही है, यहाँ से कोई अगर निकलेगा तो यहाँ से साथ में एक और निकलेगा, यहाँ से साथ में क्या होगा, एक और निकलेगा और यह ऐसे जाएंगे। देखिए इन सब के बीच की दूरी, यहाँ के बीच की दूरी समान होगा, यहाँ भी बीच की दूरी समान होगा, यहाँ भी बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के लिए समान है। इस तरह से इसका मतलब ये तीसरा रेखा करके ना उसको काट रहे हैं,
या इसके लिए होगा, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे समांतर, या दोनों आपस में क्या होंगे समांतर। इस तरह से जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह क्या होगा समान होगा, उसे कहेंगे हैं समांतर रेखा। बात आ गया समझ में। जैसे रोड के दोनों कोर देख लीजिए, सभी जगह समान होते हैं कि नहीं होते हैं। चलिए आइए संपाती रेखा। संपाती रेखा का मतलब क्या होता है कि जब एक रेखा यानी जब एक रेखा दूसरे रेखा को अनेक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, अनेक बिंदु को छूते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे देखिए एक रेखा यह होगी और इसी से अब क्या किए, इसी पर से एक और रेखा गुजार दी। तो बताइए पहले रेखा जो था दूसरा रेखा को अनेक बिंदु पर छुआ कि नहीं छुआ, कितने बिंदु पर छुआ क्या आपको पता चला नहीं ना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं संपाती। यानी जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आ जाएंगे इसी को हम क्या बोलते हैं संपाती रेखा। बात है कि समझ में। अब समझिए समझाते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि प्रतिच्छेदी या जो रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा, यह किसको बोलेंगे, आप गए किसी दोस्त से मिले, तो दोस्त हाथ आगे बढ़ाया, आप मिले नहीं, कोरोना के टाइम में आप वहीं रहिए यानी मिले नहीं, सोशल डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी क्या हो गया 1 मीटर। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक क्या 1 ही मीटर तो रहेगा, यह समानांतर हो गया। अब मान लेते हैं कोरोना कुछ खत्म हुआ, अब फिर से गए मिलने के लिए, आप हाथ मिला लिए, जैसे ही हाथ मिला है तो क्रॉस का सिंबल बना कि नहीं बना, यानी एक बिंदु पर क्या किया प्रतिच्छेद। लेकिन बहुत खास दोस्त है क्या है, गला मिल गया। जैसे ही गला मिले तब उसको कितना जगह टच किए, बहुत जगह किए होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं संपाती रेखा। यानी जब बहुत जगह एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करता है छूता है यानी प्रतिच्छेद करता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं संपाती रेखा। इतना समझ में आ गया, अब इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे की ओर बढ़े। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो कहाँ थे, यहीं पे थे, कहीं नहीं गए थे। सुनिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, x + y बराबर में क्या है 8 और एक है x - y बराबर में कितना है 10। पहला क्वेश्चन विलोपन विधि से हम सीखते हैं। विलोपन विधि से क्या करना होता है समझिए। विलोपन विधि में कुछ ना करना होता है, यहाँ पर विलोपन विधि से बना रहा है, ठीक है। पहला ध्यान रखिएगा विलोपन विधि, आज विलोपन विधि को सीखेंगे। विलोपन विधि क्या होता है कि देखिए विलोपन विधि का पहला नियम यह कि विलोपन विधि में हमेशा किसी न किसी चर को एक को हटाना होगा, बराबर करके, या बराबर है तो ऐसे हटा दो चेक बदल के। जैसे यहाँ पर इसमें भी x है, इसमें भी y है, इसमें x है, इसमें भी क्या है y है, x y दोनों में है। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस, ये दोनों आसानी से अगर कट रहे हैं इसको क्या करेंगे प्लस माइनस तो चला जाएगा। अब प्लस माइनस गया था, यहाँ देखिए अभी प्लस में है, ये भी क्या चीज में प्लस में, एक x जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर, अभी भी क्या हो जाएगा 10 8 कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ से अगर गया ये दोनों x बराबर कितना हो जाएंगे 9। बात है समझ में। दूसरा तरीका क्या है समझिए, नियम इसमें कुछ ध्यान रखा होता है। अगर मान लेते हैं कभी कि आप कितना समझे पूरा समझिएगा ध्यान से, पहले यहाँ सुनिए। जैसे मान लेते कभी दे दिया 2x + के y बराबर में 4, इस तरह दे दिया। और दूसरा क्या दे दिया, तो यहाँ पर मान लेते 3x प्लस का y ही दिया 8। चलिए समझिए दूसरा एग्जाम्पल, इसको हमें बनाना है। अब देखिए इसको बनाना है, यहाँ भी x है, यहाँ भी क्या है x है, एक जाती है, लेकिन यहाँ 2x है, यहाँ पर क्या है 3x है, ये दोनों तक कटने वाले हैं नहीं, चलिए नहीं कटेगा। और देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, लेकिन ये प्लस में ये प्लस में, दोनों समान तो है लेकिन दोनों के चिन्ह क्या है सेम है, तो ये भी कटने वाला नहीं है। जब नहीं कटने वाला रहेंगे इस कंडीशन हम चिन्ह को परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं चिन्ह को परिवर्तन। तो जब भी चिन्ह परिवर्तन होगा तो तीनों में चिन्ह परिवर्तन होगा, किसी एक में नहीं होगा। चिन्ह परिवर्तन के बाद ध्यान रखिएगा कि जो नीचे वाला जो संख्याएं होते हैं उनका चिन्ह परिवर्तन करते हैं, तो जो यहाँ वाला चिन्ह होता है इसका कोई महत्व नहीं रहता है, नीचे वाला का महत्व रहता है, याद रखिएगा। अब देखिए यह प्लस में है, यह माइनस में, यह से यह चला गया। अब यहाँ पर क्या होगा माइनस का प्लस का 3 में से 2 गया तो माइनस का एगो x बच जाएगा बराबर, माइनस का 8 है और ये प्लस का 4 घटेगा तो माइनस का 4, माइनस से माइनस गया, x बराबर कितना आ गया 4। क्या इतनी बातें समझ में आ गई। अगला कंडीशन तीसरा समझते हैं। तीसरा में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 2x प्लस का 3y बराबर में 10, और दूसरा क्या दे दिया कि जो 4x आप प्लस का दे दिया, क्या मान लेते हैं यहाँ पर y दे दिया बराबर में कितना दे दिया 12।
अब यहाँ पर अगर समझिए आप, यहाँ पर क्या समझिए, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4x है, क्या दोनों समान है? नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3y और यहाँ पर y है, क्या दोनों समान है? नहीं है। इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि दोनों में या तो x वाला में देखिए कि 2 के टेबल में क्या 4 आता है 2 से गुना करने पर, या तो x को बराबर कर दीजिए 2 से गुना करके यहाँ, नहीं तो यहाँ पर देखिए 3y है, यहाँ पर y है, इसमें सोचिए कि y में कितना से गुना कर दिए 3y हो जाएगा, तो y वाला को बराबर कर लीजिए। ये दो कंडीशन तो करना ही होंगे। तो चलिए पहला x के बराबर करते हैं, इसमें कितना से गुना करेंगे 2 से, दोनों में गुना करना होता है, इसमें कितना से करें 1 से, कि 4 में 1 से करेंगे तो 4 ही रह जाएगी, जबकि 2 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो गुना करिए कितना हो जाएंगे 4x, लेकिन सब में होंगे 3 दूना 6y। अब चाहे तो यहाँ पर बक्सा लगा सकते हैं, ठीक है, यानी छोटा छोटा लगाना होता है दोनों में, नहीं तो छोड़िए नहीं समझिए, लेकिन सब में गुना करिए 3 दूना 6y बराबर 10 दूना 20। अब इसमें करिए 4 कम 4x प्लस का y में 1 से करेंगे तो y ही रह जाएगी, प्लस का 12 में बराबर है 12 में 1 से करेंगे तो 12। अब चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये क्या होंगे उड़ गए यानी चले गए कट गए। अब देखिए माइनस में प्लस में तो 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5y बराबर का 12 में से 20 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 8, तो y के मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 घटा में 5। क्या कितना समझ में आया? एक और समझते हैं, आधा नहीं समझिए। चौथा क्या, चौथा यह समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो 3x है प्लस का 2y बराबर का क्या है 8 या 15 ले लेते हैं। चलिए अगला क्या समझते हैं, अगला क्या ले लें अपना मन से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ले लिए 5x माइनस, यहाँ पर ले लीजिए 6y ले लीजिए या 3y बराबर का 20 ले लीजिए, 20 नहीं तो 25 ले लीजिए, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया, इधर पता है। अब देखिए क्या ये दोनों में समान मिलता है काटने के लिए, अगर इसको काटने चले देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पे क्या है 5x है, ये दोनों कर सकता है नहीं, दोनों को बराबर करना होगा। यहाँ आते हैं यहाँ पर 2y है, यहाँ पर क्या है 3y, तो आप इन दोनों में किसी एक को बराबर करेंगे, क्या बोले किसी एक को, यानी सोचिए कि 3 और 5 के टेबल में क्या आता है, यानी 3 और 5 के टेबल में, यानी ऐसा कौन सा संख्या है जो 3 और 5 के दोनों के टेबल में आता होगा, तो कहेगा 15 जो है 3 के भी टेबल में आता है, और 15 जो है 5 के भी टेबल में आता है। तो 15 जो है 3 के टेबल कितना और पर है कि 15 आ जाएगा, तो कहोगे 5, और 5 के टेबल कितना और पर है कि 15 आ जाएगा, तो कहोगे 3। इस तरह से बराबर कर सकते हैं। अब गुना करिए क्या हो जाएगा 5 दिए 15x प्लस 5 दूना 10y बराबर के क्या हो जाएगा, यहाँ से गुना करिएगा कितना हो जाएगा 15 बचे। अब यहाँ से करिए 5 दिए 15x माइनस है तो माइनस, 3 दिए 9y बराबर 25 दिए 75, कितना हो गया 25 दिए कितना हो गया 75। अब यहाँ से चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, माइनस हो जाएंगे ये प्लस हो जाएंगे, ये क्या होंगे माइनस हो गए, यहाँ से गया ये जुड़ जाएंगे कितना होंगे 10 और 9 19y बराबर प्लस माइनस ये भी चले गए तो क्या आ गया 0, यानी y का मान अगर देखा जाए तो 0 बटा में 19 यानी क्या आ गएंगे 0। बात है समझ में। दूसरा आपको अगर यह बराबर नहीं करना है तो आप यहाँ से यह भी बराबर कर सकते हैं, जैसे अब सोचिए जो आसान रहेगा सर, अब 2 के पहरा और 3 के पहरा पर ही कौन सा संख्या सेम आता है, तो कहोगे 6 में 2 की यानी 2 पढ़ते तो क्या पढ़ते तो भी 6 आ जाता है, 3 का पढ़ेंगे तो भी क्या है 6 आ जाता है। यानी आप बताइए कि 2 में कितना से गुना करेंगे तो 6 आएगा 3, और 3 में कितना से गुना करेंगे पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा तो 2 से होगा, तो गुना करेंगे 3 दिए 9x प्लस क्या हो जाएंगे 3 दूना 6y बराबर क्या 15 दिए 45। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे 5 दूना 10x माइनस 3 दूना 6y बराबर का 25 दूना 50। यहाँ से क्या होंगे चिन्ह परिवर्तन करना है ना, पहले से चेंज है तो काट दीजिए 10 और 9 19 x बराबर, यहाँ से क्या हो जाएंगे घटेंगे कि जुटेंगे जुट जाएंगे, तो 45 50 कितना हो जाएंगे 95। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें 19 95 बटा में क्या होंगे 19 कट जाएंगे तो 5, x की मान कितना आ गया 5। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप बना सकते हैं, किसी एक को बराबर करना होता है कब जब ना मिले तब। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा।
इससे आगे की वीडियो क्लास को हम आगे देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए रहने देते हैं। कल हम सिखाएंगे कि एक्स और वाई का वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है। बस हम आपको यह समझना चाह रहे थे कि अगर बराबर है तो किस तरह से बनाना है, बराबर ना रहे सेम चिन्ह रहे तो किस तरह से चिन्ह परिवर्तन कर रहे हैं, बराबर ना रहे तो किस तरह से दोनों को बराबर करके हम क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। तो आपको अगर इतना समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिए कि हाँ वीडियो अच्छा लगा है, ताकि और हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बना सके। आपको वीडियो के लिए किसी भी प्रकार का कोई पैसा देना नहीं होगा। बस मेरे लिए आप एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को सब अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ ना चाहिए, बाकी तो हमारा पूरा धन संपत्ति आप ही लोग देखते हैं।